चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 7 और यूनिट 9, ये जो 5 यूनिट हैं ये सामान्य यूनिट हैं और 5 यूनिट विशिष्ट हैं। ये आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो यूनिट 1 में वेदों का काल, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग शिक्षा, ये आती हैं सामान्य यूनिट। इनमें से कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको सवेरे वाली कक्षा में बताया जा चुका है। उसके बाद यूनिट 2 में आए थे आपके सूक्त। सूक्तों में क्या था कि सूक्तों को सभी लोग नॉर्मल आमतौर पर छोड़ देते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें सूक्तों को छोड़ना नहीं है। पढ़ना कैसे है, एक बार सूक्तों को आप अर्थ सहित पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ लीजिए, अर्थ सहित, जो आपको कक्षा में कराया जाएगा। अभी 1 महीने के अंदर ही आपके सूक्त भी हो जाएंगे। तो इन सूक्तों को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इनका केवल 10 दिन में एक साइकिल बनानी है। जैसे ये 15-18 जितने सूक्त हैं, इनको आप 10 भाग में विभाजित कर लीजिए। जैसे अगर जो है मान लीजिए 20 सूक्त हैं, तो 3-3 को आप बांट लीजिए। 3 आज करेंगे, 3 कल करेंगे, 3 परसों करेंगे। ऐसे करेंगे तो क्या होगा ना, प्रत्येक यूनिट से एक एक चीजें उठा करके यदि आप वाचन करेंगे तो क्या होगा, उस वाचन करने से आपने जो चीज पढ़ी है वो आपको विस्मृत नहीं होगी। होता क्या है कि आपने एक बार कोई विषय पढ़ लिया, उसके बाद आप उसको मनुस्मृति, जैसे आपने एक बार पढ़ लिया, आपको लगता है हम तो समझ गए, और उसको आप लोग 1 महीने तक वापस देखते ही नहीं है। उसके कारण वो क्या होता है, विस्मृत हो जाता है। जिससे एक बार विस्मृत हो गया तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो उतना ढंग से आपके दिमाग में वो सेट नहीं होगा। तो करना क्या है, पढ़ने के बाद हर 10 दिन में ऐसा ना हो कि आपकी कोई चीजें छूट जाए। कुछ टॉपिक हैं जैसे कि ये वेदों का काल है, इसको आप पढ़ लिए तो इसको आप 2 महीने एक बार देख सकते हैं। 6 महीने का समय है तो एक बार पढ़ लिए, उसके बाद महीने 1.5 महीने में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है तो इसको एक दिन में ढंग से देखा जा सकता है। क्योंकि अंतिम समय जो अंतिम महीना होता है उसमें पूरा सिलेबस कम से कम भी 5 से 7 बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया जाता है। तो सूक्तों के बाद था आपका यूनिट 2 में ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में प्रतिपाद्य विषय, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय आप लोगों को बताया गया था कि जो है अपना जो आपका काल समय है आपको 3 भागों में विभाजित करना है। शुरू के 2 महीने, उसके बाद के 2 महीने और अंतिम जो 2 महीने हैं, ये सबसे जरूरी हैं। अगर जो है आप इस समय 6 घंटे पढ़ते हैं तो अगले 2 महीने में उसको 2 घंटे बढ़ा दीजिए, और अंतिम जो 2 महीने हैं उनको और 2 घंटे बढ़ाइए। तो मान लीजिए अभी आप 6 घंटे पढ़ते हैं शुरू के 2 महीनों में, तो अगले 2 महीने में उसको कर दीजिए आप 8, उससे अगले 2 महीने में कर दीजिए उसको 10, अंतिम 2 महीने में यदि आप 10 घंटा। और यदि ऐसा हो जैसे कि आज आप कम पढ़ पाए, मान लीजिए 3 ही 4 घंटा पढ़ पाए, 2 घंटे आप नहीं पढ़ पाए, तो क्या करें, अगले दिन 2 दिन में उन घंटों को मैनेज करें। मान लीजिए आप आज 4 घंटे पढ़ पाए तो अगले दिन 5-5 घंटे पढ़ करके उसको आप मैनेज कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आपको? पर आप घड़ी लगा करके, समय लगा करके इतने घंटे हमको पढ़ना ही है, और सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे। सुबह के 2 घंटे आप करिए केवल वाचन, जैसे सूक्तों का वाचन कर लिया, नाट्य शास्त्र में कोई एक जो है साहित्य में कोई एक ग्रंथ उठा लिया, महाकाव्य, उसका वाचन कर लिया, एक दर्शन के ग्रंथ का वाचन कर लिया, मनुस्मृति के पहले अध्याय का वाचन कर लिया। आप प्रत्येक यूनिट के एक एक चीज को उठाएंगे ना तो आपको रोचकता भी बनी रहेगी, निरसता भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यदि आप देखेंगे 17-18 सूक्तों को आप 150 मंत्रों को एक ही बार वाचन करने बैठेंगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? बताइए। जी, नेटवर्क की समस्या नहीं है ना अभी? जी चलिए। तो उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में आपको बता दिया। उसके बाद यज्ञ मीमांसा में अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास, पंचमहायज्ञ और सुनासेपाख्यान, ये ऐसे विषय हैं। यहाँ से प्रश्न
आमतौर पर पूछ लिया जाता है। जैसे अग्निष्टोम 10 पूर्णमास याग के प्रतिनिधि याग कितने हैं, ये प्रश्न आया था। बताइए कितने याग आप लोग बता पाएंगे? दर्श याग एवं पौर्णमास याग में कितने याग होते हैं, कितने इनके अंग यज्ञ हैं, बताइए। ये प्रश्न आया हुआ था, अगस्त में आया था कि जनवरी में आया था? इन्हीं दो बार में किसी में आया था, पूछा गया था 10 पौर्णमास याग के प्रतिनिधि अंग याग कितने हैं, इनके अंतर्गत कितने याग होते हैं, बता पाएगा कोई? प्रीति जी, प्रवीणा जी। देखिए अमन जी, दर्श याग है, एक पौर्णमास याग है। तो दर्श याग के अंतर्गत 3 याग होते हैं और पौर्णमास याग के अंतर्गत भी 3 याग होते हैं। तो इनके अंग यज्ञ होते हैं 6। ये 6 ही ऑप्शन में आया था। तो ऐसे प्रश्न जो हैं, सामान्य रूप में आप दर्श पौर्णमास देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा दर्श याग और पौर्णमास याग, पर इनके अंग याग पूछा गया तो 6 यज्ञ हैं, दर्श के 3 और पौर्णमास के 3। जब यज्ञ मीमांसा पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सब चीजें कवर कराई जाएंगी। उसके बाद उपनिषदों का हम बताए थे कि ईश, केन और कठ, ये 3 उपनिषद छोटे हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप मूल से पढ़ा जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद भी इतना बड़ा नहीं है, इसको भी पढ़ा जा सकता है। पर श्वेता श्वेतर और बृहदारण्यक उपनिषद जो कि काफी बृहद हैं, बृहदारण्यक नाम से ही बृहद उसमें लिखा है, और श्वेता श्वेतर उपनिषद भी काफी बृहद है, तो इनको मूल से नहीं पढ़ा जा सकता। तो इनके लिए क्या करना है, इनके मुख्य प्रतिपाद्य विषय और इनकी प्रमुख प्रमुख उक्तियां, इनको हम नोट्स के तौर पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, उन सब पे काम चल रहा है। उसके बाद जैसे ऋक् प्रातिशाख्य है, तो इसमें सामान्य रूप से पूछा जाता है समानाक्षर कौन कौन से हैं, संध्याक्षर कौन कौन से हैं, और रक्त संज्ञा और यम। ज्यादातर प्रश्न जो है इन्हीं 3-4 चीजों से आ जाते हैं, पर आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ये सब चीजें भी आपको बिल्कुल पढ़ाई जाएंगी। संध्याक्षर क्या है, समानाक्षर क्या है, अघोष संज्ञा किसकी होती है, सूक्ष्म संज्ञा क्या है, स्वरभक्ति क्या है। उसके बाद निरुक्त में हम आपको बताए थे, तो निरुक्त में 4 पद जात हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निकाप, निपात। तो नाम का क्या लक्षण है, नाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके विषय में किस किस आचार्य ने क्या क्या मत दिया है। उसी प्रकार आख्यात का, आख्यात के 6 भाव विकार हैं, जिनको षड भाव विकारा कहा जाता है। क्रिया के 6 विकार, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, उनके लक्षण। उसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, उपसर्ग विषय का किस आचार्य का क्या मत है और किस उपसर्ग का क्या अर्थ है। उसी प्रकार निपात की कितनी कोटियां हैं, उपमार्थक कौन सा निपात है, कर्मोपसंहार्थक कौन सा निपात है, और पाद पूर्णार्थक कौन सा निपात है। निपात की 3 कोटियां है ना, उपमा, कर्मोपसंग्रह और पाद पूर्ति। तो उपमा अर्थक कौन कौन से निपात हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, कर्मोपसंग्रहार्थक कौन से निपात हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, और आपके पाद पूर्णार्थक कौन से निपात हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। ये चीजें निपात में पढ़नी है। उसी प्रकार जो ये निर्वचन के सिद्धांत और निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन है, यहाँ से अमूमन आमतौर पर प्रश्न नहीं आता है, पर आ सकता है, तो इसलिए इनको भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये जो आपके निर्वचन है, निरुक्त जो है निर्वचन प्रधान शास्त्र है, तो इन निर्वचनों को आपको क्या करना है ना, इनमें से इन निर्वचनों के क्रम, सभी निर्वचन आपको निरुक्त की कक्षा में पढ़ाए जाएंगे। तो इन निर्वचनों के क्रम कि किस निर्वचन का क्या क्रम है, उसके विषय में कितनी निरुक्तियां, कितने निर्वचन दिए गए हैं, उन निर्वचनों को पढ़ना समझना है और उनको क्रम से याद रखना है। इसी बार आया था वैश्वानर, इस पद की 4 निरुक्तियां दे दी गई थी, उनको क्रम से लगाना था। तो ये सब चीजें एक बार 2 बार ध्यान से पढ़ लेने से क्या है ना, कि आप जो है एक बार पढ़ लिए, आपको लगेगा हम तो पढ़ लिए, हमें तो आ गया, पर आपको 2 दिन बाद ही पूछा जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है कि आप इनको भी मतलब जो भी चीज है उनको लगातार आप प्रत्येक 10 दिन में देखते रहें। उससे क्या होगा, जब आप लगातार 6 महीने तक हर 10 दिन में हर टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको भूलेगा नहीं, आपको वो याद रह जाएगा। और दैवत कांड से भी 1-2 प्रश्न हमेशा बन जाते हैं, जैसे रथनंतरम साम, ऐसा एक मिलान का प्रश्न आता है, वो अभी तक हम देखे नहीं है, पर यहाँ से एक उटपटांग सा प्रश्न आता है जो पिछली 2 बार से लगातार आ रहा है।
उसको हम देखेंगे कि किस विषय से कहाँ से आता है वो, उसको हम ढंग से क्लियर कराएंगे। उसके बाद वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वरित के कितने भेद हैं, स्वतंत्र, आश्रित, आश्रित कितने प्रकार का है, और स्वतंत्र कितने प्रकार का है, संधिज, असंधिज, इस प्रकार इन सभी के क्या क्या उदाहरण है वो सब कराया जाएगा। ये जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। उसके बाद वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन अर्वाचीन। प्राचीन व्याख्या पद्धति में वैज्ञानिक याज्ञिक और अर्वाचीन याज्ञिक पद्धति में भी, और इसमें कौन कौन से किसके कौन कौन से आचार्य हुए हैं ये पूछा जा सकता है। यहाँ से प्रश्न आता नहीं है पर इसको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में देख लीजिए। यूनिट 3 में क्या है, जो हमारे प्रमुख दर्शन हैं, इन दर्शनों की प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। तो जैसे चारवाक दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हुए हैं, और इनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, और ये कितने पदार्थ मानते हैं, ये चीजें पढ़नी है। और इसके अलावा इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, और उन ग्रंथों के रचयिता कौन कौन हैं, ये 4-6 चीज जाननी है। जैसे इसी बार आया था चारवाक दर्शन का एक पूछा गया था, आपका प्रतिनिधि ग्रंथ पूछा गया था ना चारवाक दर्शन का, तत्व पप्लव सिंह। तो ये चीजें नॉर्मली आपको किसी गाइड वाइड में नहीं मिलेंगी, मिल जाए तो अच्छी बात है पर नॉर्मल रूप से नहीं मिलेंगी। तो जो चीज बता रहे हैं कि चारवाक के प्रमाण, पदार्थ और सिद्धांत तो आपको मिल जाएंगे, पर ग्रंथ और प्रमुख आचार्य ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम आप लोगों के ऊपर मेहनत करेंगे, हम खुद आपको निकाल के देंगे। और जो चीज छूट जाए वो आप लोग करिएगा या फिर हमें बताइएगा कि ये चीज छूटी है। उसी प्रकार जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय, सांख्य, योग और जो है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन सभी दर्शनों के प्रमुख आचार्य, प्रमुख ग्रंथ, उनके प्रमाण कितने, पदार्थ कितने, सिद्धांत क्या क्या कौन कौन सा है। सिद्धांतों पे याद आया था, सतः सज्जायते, असतः सज्जायते, सतः असज्जायते, सतः विवर्तो जायते। ये प्रश्न लगातार 2 बार पूछा गया था। कब कब, ये जून में पूछा गया था, अगस्त में पूछा गया था और जनवरी में पूछा गया था। ये प्रश्न लगातार 3 बार पूछा गया था। हो सकता है इस बार ना पूछा गया हो, अगली बार पुनः पूछ लें। तो सवेरे हम बता रहे थे कि जो है सतः सज्जायते, असतः सज्जायते, सतः असज्जायते, सतः विवर्त जायते। किसको ये समझ में आ गया था ये वाला कॉन्सेप्ट, बताइए। ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताएं कि समझ में आ गया था सवेरे। जल्दी बताइए एक बार। मतलब आ गया था, आगे चले ना। जी चलिए, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूनिट 4 में देख लेते हैं। यूनिट 4 दर्शन की विशिष्ट यूनिट है। तो सांख्य कारिका, एक चीज और समझ लीजिए आप लोग कि आपसे यदि सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन के इतने मुख्य चीजें बता दी गई, इस और आप लोग अगर सोचें कि इसके इतर सांख्य कारिका में से कुछ नहीं आएगा, तो ये गोलूपन, गोलूपन का मतलब मासूमपना, कि आप लोग मान लिए जैसे हमेशा 5 प्रश्न आप ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपको आपके सिलेबस में से नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हमेशा ऐसा होगा कि 5 से 7 प्रश्न आपके सिलेबस से इतर रहेंगे। आप लोग कितना भी चै पै करिए कि सिलेबस से बाहर है, इसके ऊपर हम आक्षेप करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो सांख्य कारिका इन्होंने दे दी, तो इनका आशय ये रहेगा कि आप लोग सांख्य के प्रमुख जितने भी इनके सिद्धांत हैं इनको आप समझ लें। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने पूछ लिया सत्कार्यवाद, केवल पूछ लिया पुरुष स्वरूप, पूछ लिया प्रकृति स्वरूप, पूछ लिया सृष्टि क्रम, प्रत्यय कैवल्य, इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे ये दुखों के भेद नहीं पूछेंगे, और इन दुखों की निष्पत्ति के कारण नहीं पूछेंगे, और अपनी मुक्ति की अवधारणा नहीं पूछेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको एक टॉपिक दे दिया गया, इसका मतलब इससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। समझे कि नहीं। जैसे इसी बार मनुस्मृति के तृतीय अध्याय से पितामह प्रपितामह, और 6 महीने बहुत काफी समय होता है। अगर 6 महीने में कोई तैयारी करना चाहे तो बहुत दिव्य और विधिवत तैयारी हो सकती है, कोई बस नियमित रूप से पढ़े। ऐसा नहीं कि 1 महीने पढ़े, 1 महीने नहीं पढ़े, फिर 1 महीने पढ़े, फिर 2 महीने पढ़े,
अंतिम महीने में बस पढ़ लिए थोड़ा बहुत तो सोचे अब जेआरएफ हो जाएगा, हम जो है 150 में से 120 प्रश्न सही कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे मुख्य चीज है इस पेपर के लिए कंटिन्यूटी। आप नियमित रूप से अध्ययन करें। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसके बाद वेदांत सार का देख लीजिए, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान चतुष्टय, अध्यारोप अपवाद, लिंग शरीर की उत्पत्ति, पंचीकरण प्रक्रिया। अब इन्होंने पंचीकरण कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप त्रिवृत करण ना पढ़ें, इन्होंने विवर्त दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप विकार का स्वरूप ना पढ़ें। इन्होंने आपको हिंट दे दिया कि वेदांत सार के ये हमने टॉपिक्स लगाए हैं, तो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप देख लें। अब कई बार जो है आत्मा के स्वरूप के विषय में जो वेदांत में चारवाकों का, अति प्राकृत लोगों का, वेदांतियों का, मीमांसकों का मत है ना उद्धृत वेदांत में, हो सकता है कि वहां से पूरे के पूरे 5 प्रश्न गद्य भाग दे दे। आप लोग केवल आक्षेप करते रह जाएंगे कि यहाँ तो हमारे सिलेबस में लिखा ही नहीं है, यहाँ से कैसे पूछ लिया। उस आक्षेप का कोई आधार नहीं है, आपको कुछ नहीं माना जाएगा। आपको वेदांत सर कह दिया तो आप वेदांत सर को पढ़ लीजिए, यही आपका, तभी आपका कल्याण जो है सुनिश्चित हो पाएगा। तर्क संग्रह, तर्क भाषा, ये न्याय वैशेषिक के ग्रंथ हैं, तो इसमें पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रामाण्यवाद और प्रमेय। तो यहाँ से जो है तर्क भाषा में जो षोडश पदार्थ हैं, पिछली 2-3 बार लगातार से, पिछली बार उन्होंने छल के भेद पूछे थे, छल की जाति के भेद पूछे थे, उससे पहले निग्रस्थान के भेद पूछे थे, इस बार हो सकता है सिद्धांत के भेद पूछ लें। तो आप लोगों को पेपर का पैटर्न समझते हुए उसके अनुरूप तैयारी रखनी चाहिए। लगातार जो है पिछले पेपरों का एनालाइज हम कराएंगे भी, आप लोग स्वयं भी करें, लगातार पिछले प्रश्न पत्रों को देखें और अपना अनुमान लगाएं कि हमारी कमी इसमें कहाँ है। अभी जो पेपर हुआ है इसको 1 महीने बाद आप दोबारा हल कीजिएगा बिना देखे आंसरों को। जब आपको पता लगेगा कि हमारी गलती इन इन प्रश्नों में हो रही है, मतलब हमारा ये टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक पर खास ध्यान दीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? उसके बाद आ जाएगा आपका पूर्व मीमांसा का प्रकरण ग्रंथ अर्थ संग्रह लोगाक्षी भास्कर कृत। तो अर्थ संग्रह में विधि भाग सबसे ज्यादा जरूरी है। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, इसमें जो विधि भाग है, प्रश्न पत्रों को कैसे समझें सर, व्याकरण और साहित्य का कुछ पता ही नहीं लगता। क्या नहीं पता लगता कि ये कौन सा प्रश्न व्याकरण से, कौन सा प्रश्न साहित्य से है, ऐसा? देखिए ऐसे जो है, अच्छा व्याकरण में कहां से है प्रश्न? देखिए एक ऐप है, क्या एक ऐप है अष्टाध्यायी.com। अगर कोई भी सूत्र है, उस सूत्र को आप अष्टाध्यायी.com पर टाइप करेंगे तो उसका सारा विवरण आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। सूक्ति कहाँ से है, सूक्ति तभी पता कर पाएंगे, सूक्ति को आप पढ़िए। अगर आप उसको ढूंढेंगे, जब आंसर की में आप चेक करेंगे ना, आंसर की में तो सही उत्तर पता लगेगा कि उसका उत्तर क्या है, तब आप जान पाएंगे कि ये कहाँ से है कि नहीं? जी। उसके बाद न्याय सिद्धांत मुक्तावली में अनुमान खंड, इसमें कुल 30 पंक्तियां हैं अनुमान खंड में। व्यापारस्तु परामर्शः, व्यापार क्या है, परामर्श क्या है, मुख्य रूप से इसमें हेत्वाभास बताया गया है मुक्तावली में, तो इसको पढ़ लेना है। यहाँ से जो है अमूमन एक प्रश्न आता है, पक्ष से आ जाए, पक्ष धर्मता से आ जाए, हेत्वाभास से आ जाए, व्यापार से आ जाए, चाहे परामर्श से आ जाए, हमेशा नहीं पूछा जाता है पर आमतौर पर एक प्रश्न यहाँ से आता है। उसके बाद आपका जैन मत और बौद्ध मत, यहाँ से हमेशा 1 से 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमेशा घुमावदार होते हैं। जैसे पिछली बार जैन मत में त्रस के भेद पूछा था, कोई बता पाएगा कि त्रस के कितने भेद हैं? एनीबॉडी? बिल्कुल, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रस के 4 भेद हैं। इसी प्रकार थोड़ा डीप से हमेशा जैन और बौद्ध मत से पूछा जाता है।
तो जैन और बौद्ध मत को ढोर ढंग से, और इसको क्या करना है, जैन और बौद्ध मत को ना कोशिश कीजिएगा कि मूल से आप लोग एक बार पढ़ डालें। मूल में काफी बड़ा है सर्वदर्शन संग्रह में, तो उसमें आप जब पढ़ेंगे ना आपको पढ़ करके समझ में आएगा कि ये टॉपिक जरूरी है, तो उसका मूल पढ़िए और मूल के साथ साथ उसका भावार्थ जो हिंदी में लिखा है उसको पढ़ लीजिए। अगर आपका कभी वहां से गद्य आया तो आपको गद्य कभी गलत नहीं होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है आपका, अच्छा चलिए उसमें जैन बौद्ध मत हम कराएंगे ही, एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यूनिट जो 5 है आपकी, ये सामान्य यूनिट है व्याकरण की। तो व्याकरण की सामान्य यूनिट में आपका लगा है वैयाकरणों का परिचय। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, जयादित्य वामन, भट्टोजी दीक्षित, नागेश, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र और सारस्वत व्याकरण। हेमचंद सारस्वत व्याकरण किसकी है? अनुभूति स्वरूपाचार्य या फिर नरेंद्राचार्य की। तो इसमें क्या जानना है, सबसे पहले तो पाणिनि कहाँ पैदा हुए, पाणिनि की मम्मी कौन थी, पाणिनि के पापा कौन थे, पाणिनि के गुरु कौन थे, पाणिनि की कृतियां कौन सी हैं, ये 4-5 चीजें आप लोगों को इन व्याकरण के आचार्यों की और साहित्य के आचार्यों की जाननी होंगी। क्या क्या पूछा क्या जाता है, माता, पिता, गुरु, कृतियां, स्थान, ये 4-6 चीजें हैं परिचय में, कि इनके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम था, गुरु का क्या नाम था, इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं और ये कहाँ पैदा हुए थे। यही 4-6 चीजें। और लगभग कैसा प्रश्न आ जाता है, आप लोगों को इनकी या तो कृतियां दे दी जाएंगी या इनका स्वयं का नाम दे दिया जाएगा, कहा जाएगा काल क्रम के अनुसार आप लोग इनको व्यवस्थित कर दीजिए। तो यदि आप इनको क्रम से एक बार रट लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, पहाड़ा की तरह पाणि, व्याड़ी, यास, पाणि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, जैनेन्द्र बुद्धि, जयते वामन, जैनेन्द्र बुद्धि, शाक्टायन, कैयट, हेमचंद्र, हरदत्त, अनुभूति स्वरूपाचार्य, नरेंद्राचार्य, ऐसे करके आप एक बार इनको रट लीजिए। 15-16 आचार्य हैं, तो आप उसके बाद इनकी कृतियों को पढ़ लीजिए, तो आपका ऐसा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ये सब आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया जाएगा, और उन नोट्स को हम अगले 1-2 महीने में क्या करेंगे ना, 1-2 महीने तो सामान्य यूनिट पढ़ाएंगे, उसके बाद नोट्स के रूप में आपको एक बार तैयारी करवा देंगे। और अभी उन नोट्स को हम तैयार कर रहे हैं एक नए प्रारूप में, कि जितनी जो जरूरी चीजें हैं ना, अगर कोई मूल से नहीं पढ़ पा रहा है इतनी व्यस्तताओं के कारण, तो उन केवल नोट्स को पढ़ ले तो वो 90 से 100 प्रश्न सही कर पाए। ऐसी योजना में हम लोग कार्य कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? उसके बाद इतना जानने के बाद व्याकरण के आचार्यों के बारे में आपका आ जाता है पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय शिक्षा में मुख्य रूप से 63-64 वर्ण कौन से हैं, उनका क्या क्या उनका विभाजन किया, 8 प्रकार की स्वर की गतियां कौन सी है, इनके आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अधम पाठक, उत्तम पाठक, 9 प्रकार की स्वर भक्ति, उनके भाग, ये 4-6 चीजें मुख्य रूप से यहाँ से प्रश्न आता है। आपको क्या करना है, एक बार पाणिनीय शिक्षा आपको पढ़ा दी जाएगी, और इतनी आसान है, एक बार आप लोग अर्थ सहित इसको समझ लेंगे तो 60 श्लोक हैं, तो 15 मिनट में आप उसका 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार वाचन कर डालिए। तो इससे क्या रहेगा ना, आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्थित रहेगा। बार बार कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि किसी टॉपिक को आप महीनों महीनों ना पढ़ें। आपके सामने से 15 दिन में, 20 दिन में हर टॉपिक आपकी आंखों के सामने से निकला होना चाहिए। ये बात बहुत जोर दे करके कह रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में अपने आंखों के सामने इसको दीवार में पुतवा लीजिए। ठीक है। अच्छा, चौथी यूनिट में बृहदारण्यक, बादरायण, ब्रह्मसूत्र और पतंजलि योग सूत्र छूट गए थे। तो योग सूत्र में बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही पूछा जाएगा चित्त भूमिया क्या है, चित्त वृत्तियां क्या है, और ईश्वर का स्वरूप क्या है, योग के अंग, समाधि, कैवल्य। योग के अंग में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो यम क्या है, नियम क्या है, समाधि का क्या लक्षण है, कितने प्रकार की है,
बिल्कुल, ये आप ही के साथ नहीं, ये सबके साथ समस्या है कि किसी चीज को ना पढ़ा जाए तो वह विस्मृत हो जाती है। तो योग अंग में कोई बता पाएगा कि क्रिया योग किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा कि क्रिया योग किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा? बताइए। तो इससे हमें अंदाजा लगेगा कि आप अभी किस स्तर पर हैं और तो किस स्तर से आपको उठाना है। प्रीति जी, अमन जी, क्रिया योग। खुशबू जी, हमें बता सकते हैं क्या कोई क्रिया योग किसे कहते हैं? क्रिया योग के अंतर्गत कौन कौन से चीजें आती हैं? हाँ या ना बताइए तो हम बताएं फिर आगे। क्रिया योग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क्रिया योग किन्हें कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। ये संयम के अंतर्गत आते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्र संयमाः। बिल्कुल, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये आपके क्रिया योग के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न है ना, कभी कभार ऐसे डीप प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को ये कैसे होंगे, जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस स्तर तक के प्रश्न आए हुए हैं, तो किस स्तर तक की हमें तैयारी करनी है कि टफ से टफ पेपर आने के बाद भी हमको वो इजी लगे। समझे आप लोग? प्रीति जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। तो ये चीजें योग सूत्र के अंतर्गत, व्यास भाष्य के अंतर्गत पढ़नी है। कई चीजों की लक्षण जो है योग सूत्र का अलग है, व्यास भाष्य का अलग है, तो ये चीजें भी आपको करवाई जाएंगी। उसके बाद भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के हमारे पास पीडीएफ है 20 पेजों में। आपका भाषा विज्ञान, आपका भाषा विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से हमेशा 3 प्रश्न आता है और लोग लगातार उसको गलत करते हैं। हम पिछली बार इतने ढंग से भाषा विज्ञान करवाए थे, फिर भी हम जो आंसर की चेक कर रहे थे अपने बैच वाले बच्चों की, तब भी उनका गलत था। हमको मिलाते समय इतना गुस्सा आया कि जो है इनको पटक के मारे, पर हम हमारे पास ऐसा वो नहीं है। तो भाषा विज्ञान से हमेशा 2 या 3 प्रश्न आएंगे। श्लिष्ट भाषा पूछेगा, अश्लिष्ट भाषा पूछेगा। बिल्कुल, श्लिष्ट भाषा कौन सी श्लिष्ट भाषा है, शतम वर्ग के अंतर्गत कौन सी है, केंटुम। बहुत आसान है ये। इसमें आप लोग क्या है, आप लोगों ने एक बार पढ़ ली भाषा विज्ञान, आप लोगों को लगेगा समझ में आ गया, तो 2 दिन बाद आपका सब साफ है। तो करना क्या है, आज से लेकर पेपर तक हर 10 दिन के अंतर्गत आपको एक बार भाषा विज्ञान का एक बार हम पढ़ा देंगे, तो उसके बाद आपको हर 10 दिन के अंदर वो पीडीएफ पढ़नी है भाषा विज्ञान की। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से समझ पा रहे हैं कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? बार बार इसी चीज पे जोर दे रहे हैं कि कोई भी टॉपिक आपका ऐसा ना हो कि 1 महीने 2 महीने आपकी आंखों के सामने से ना निकला हो। उसके बाद व्याकरण की विशिष्ट यूनिट है 6वीं यूनिट। इसमें आपसे परिभाषाएं, संगीता का सूत्र क्या है, संयोग संज्ञा करने वाला, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रयुक्त, गति, पद, विभाषा, स्वर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम, स्थान, भ, सर्वनाम और निष्ठा, ये संज्ञाएं हैं। तो इन संज्ञाओं को करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं ये जानना है केवल। उनके कार्य नहीं जानने, उनके प्रत्यय नहीं जानने, इन संज्ञाओं से क्या फल हो रहा है कुछ नहीं जानना, केवल इन संज्ञाओं के विधायक सूत्र। उसके बाद संधि में आपको अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये लघु के अनुसार। तो इनमें प्रश्न कैसे आते हैं, इसमें आपको प्रश्न आ जाएगा कि आपको मान लीजिए प्रारछति दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि प्रारछति में कौन सी संधि है, या फिर आपको इधर 4 रूप दे दिए जाएंगे, इधर 4 संधियां लिख दी जाएंगी, इनका मिलान कीजिए। या फिर प्रश्न कैसा आएगा,
मान लीजिए सई शंभु या फिर उत्थानम उत्तंभनम या फिर कोई और प्रयोग आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस प्रयोग की सिद्ध करने में ये 4 सूत्र हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो उन सूत्रों को व्यवस्थित करना होगा। ये कब हो पाएगा? जब आप विशिष्ट रूप से, विशिष्ट तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। समझ में आया आप लोगों को किस तरह से परिभाषा और संधियों में से प्रश्न आते हैं? अभी हम आपका हमारा इस क्लास का केवल प्रयोजन इतना है कि आप लोग समझ पाए कि प्रश्न कैसे और कहां से कितने आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा संधियों में आपको उदाहरण दे दिया जाता है, समझ में नहीं आते प्रश्न क्या है, तो ये वहीं से होता है जब आप एक बार पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद केवल वाचन, एक बार विशिष्ट तरीके से पढ़ लीजिए ढंग से अर्थ सहित, उसके बाद केवल वाचन से सब कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। और वाचन सबसे जरूरी है। इस पेपर को निकालने के 2 ही स्तंभ हैं, एक वाचन और दूसरा पुराने प्रश्न पत्रों का हल। हम जितने भी टेस्ट बनाएंगे पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर ही बनाएंगे, तो उन टेस्टों को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आपका आ जाता है हलंत। तो यही दोनों ना नहीं आता है तो हम कल से क्या करेंगे, सुबेरे की जो कक्षा होगी उसमें जो है 10 दिन लगातार हम केवल वाचन आपको करवा देंगे। आप लोग सहमत हैं इस चीज से कि वाचन करना कैसे है? कई लोगों को हम समझ रहे हैं कि नहीं पता होगा कि वाचन किया कैसे जाता है, तो 1-2 क्लास में हम आपको वाचन करके बताएंगे कि वाचन किया कैसे जाता है। आप लोग सहमत हैं इस चीज से? बताइए, और लोग भी उत्तर दीजिए। जी, तो अब आता है आपका सुबंत भाग। सुबंत भाग में आपके लगे हैं शब्द रूप। शब्द रूप में क्या है? राम शब्द है, सर्व शब्द है, विश्वपा शब्द है, हरि शब्द है, त्रि शब्द सुखी सुधी गुरु पितृ गौ रमा मति नदी धेनु मातृ ज्ञान वारी और मधु। और ये अजंत भाग के हो गए। हलंत भाग के हैं लिह विश्ववाह चतुर इदम किम तत् राजन मघवन पतिन विद्वस युष्मद और अस्मद। ये आपका सुबंत भाग है। इनमें से अभी तक हमारे देखने में सिद्धियां नहीं पूछा है। इनमें से पूछते क्या है? मान लीजिए आपसे पूछ लिया राम शब्द के तृतीय एक वचन में क्या बनता है, विश्वपा शब्द के द्वितीय एक वचन में क्या बनता है, नदी शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या बनता है। 3 शब्द इस बार क्या आया था कि 4 रूप दे दिया था, विश्वपा और मघवा, और 2 रूप और थे। इनमें से पुल्लिंग रूप कौन से हैं? ऐसे प्रश्न यहां से आते हैं। तो आप लोगों का इसमें विशिष्ट तरीके से रूप सिद्धि करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता क्या है कि आप लोग राम रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात् रामात् रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः। इस तरह से करके आप लोग केवल वाचन कीजिए। इनको भी आप लोग विभाजित कर लीजिए, ये अजंत हैं, ये हलंत हैं, ये तिगंत हैं, सॉरी। तो इन धातुओं को और इन रूप शब्द रूपों को, यहां से भी धातुओं से भी सिद्धि कभी नहीं पूछी गई है कि जो है इसकी सिद्धि कैसी होगी। बस पूछा गया है भू धातु किस गण की है, अस धातु किस गण की है, तो धातु किस गण की है, रुद्र धातु किस गण की है। संस्कृत व्याकरण में 10 गण हैं। कौन कौन से? भुआदि भुआदि अदादि जुहोत्यादि रुधादि, भुआदि अदादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादि
रुधादि, तुरादि, कनादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि, ये 10 गण हैं। कौन कौन से? भुआदि, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि, ये 10 गण हैं। तो इन 10 गणों के प्रत्येक गण का एक विकर्ण होता है। जैसे भू धातु का भुआदि गण का विकर्ण क्या है? कर्तरि शप। कर्ता अर्थ में शप प्रत्यय इस गण का विकर्ण है। ये सब चीजें आपको हम बताएंगे जब ये पढ़ाएंगे। तो इन सभी धातुओं के विकर्ण सूत्र, इन सभी धातुओं के धातु रूप, भवति भवत, 10 लकारों में, जैसे कि लट लकार में भवति भवता भवंती भवसी भवथा भवत भवानी भवा भवाम, इस प्रकार से भवाम या आपको धातु रूप तैयार होने चाहिए। इनको क्या करिए, आज से ही डेली क्या करिए, एक धातु रूप, यहां से धातु रूप से हमेशा 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको अभी से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, चाहे आप इसको जितना मर्जी पढ़ लीजिए आपको ये भूल जाएगा। तो अभी से आप इस पे काम करेंगे। हम पिछली बार कहते रह गए थे बच्चों से, कर दीजिए कर लीजिए, अंतिम तक हमको यही सुनने को मिला था कि करेंगे करेंगे। अभी पुराने बच्चे जुड़े नहीं है तो नहीं, हमको आपको बताते इन लोगों से कुछ बातें। इन लोगों से हम हमेशा कहते रहे, इस बार भी 2 प्रश्न 3 प्रश्न आया। तो केवल आप धातुओं के वाचन करने से यदि आपके 3 प्रश्न सही हो रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं और आपके वो प्रश्न गलत होते हैं, तो इसमें कोई और आपको घुट्टी नहीं पिला सकता कि आप जो है ब्रह्मा हो जाएं। आप लोगों को तरीका बताया जा सकता है कि इस तरीके से इस रास्ते पर आप चलिए, चलना आपको ही होगा। तो इन धातुओं का वाचन आज से शुरू कर लीजिए। कैसे कर लीजिए? ये कितनी धातुएं? 13 धातुएं लगभग। तो क्या करिए, 2-2 धातुएं बांट लीजिए। आज हम ये 2 धातु याद करेंगे। याद नहीं करना है, किसी भी चीज को याद रख करने के पछड़े में मत पड़िए, अभी केवल पढ़िए। 10 लकारों का क्रम किस किस को याद है बताइए एक बार। 10 लकारों का क्रम किसी को याद है? अमन जी, खुशबू जी, प्रीति जी, प्रवीणा जी, किसी को 10 लकार जो हैं उनका क्रम याद है? नहीं याद है तो बताइए, हम आपको 2 मिनट में याद करवा देंगे। तरीका ऐसा है उसका एक। देखिए, संस्कृत में 10 लकार हैं। लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ठीक है। और 14 सूत्र किस किस को याद है? अयुण, रिलरिक, एओंग, अयौच। वो तो याद है ना सभी को? वो सभी को याद है कि नहीं? हम उनको तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे अ, ई, उ, णा। तो इसमें णा क्या है? इत्संज्ञक है, तो ना को हटा दीजिए। अयुण, आ ई उ बचा। आ ई उण, उसके बाद रिल रिक्का, री ले लीजिए। आई, आ ई उ, री, री। तो आ ई उ रील री, इधर ए ओ आई औ। ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? अयुण का ये हो गया, रिलरिक का ये होगा, ए ओम का ये हो गया, अयौच का ये हो गया। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो जो हमारे लकार हैं, सबसे पहले आता है लट लकार। तो लट लकार में ल में अ जुड़ा है, तो पहला हो गया लट लकार। दूसरा है लिट लकार, तो उसमें ई है। तीसरा है लुट लकार, तो लट, लिट, लुट। उसके बाद चौथा लकार है रिट लकार, तो इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, री लगा लीजिए चाहे री लगा लीजिए। तो चौथा हो गया रिट लकार। पांचवा है लेट लकार। छठवां है लोट लकार। लट, लिट, लोट, रिट, लेट, लोट। उसके बाद दोबारा उसी क्रम पे आ जाइए। ये तो जिसमें ट है अंत में, वो लकारें हो गई। उसके बाद गित लकार जो है, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। आप लोगों को क्रम समझ में आया कि नहीं?
पहले ट वालों का क्रम ऐसे चलेगा, फिर ङित लकारों का क्रम ऐसे चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इनका क्रम याद हो गया कि नहीं? तो लट लिट लुट रिट लेट लोट, फिर दोबारा लंग लिंग लुंग और रिंग, ये आपके 10 लकार हो गए। ये समझ में आ गया कि नहीं? इनको डरने की जरूरत नहीं है, हर चीज का आपको इस तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये केवल आपको उदाहरण बताया गया कि किस तरीके से आप इनको याद रखा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया भवती और भविता और अभवत और भविष्यति, ये 4 रूप दे दिया, इनको कहेगा कि लकारों के हिसाब से सेट कीजिए। तो आपको यदि लकारों का क्रम पता होगा तो आप इनके सेट हिसाब से सेट कर पाएंगे। तो भवती पहले हो जाएगा, भविष्यति आपका लिट लकार का हो जाएगा, भविता आपका लुट लकार का हो जाएगा, और चौथा क्या बताए थे? अभवत आपका लंग लकार का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए एक बार। ये समझ में आया कि नहीं? किस किस को समझ में नहीं आया ये बताइए। थोड़ा थोड़ा आया कि थोड़ा थोड़ा नहीं आया? थोड़ा आया। अच्छा, खुशबू जी आपको आ गया। और लोग बताइए, प्रीति जी, प्रवीणा जी, आपको आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखिए, लट 10 लकार होती हैं व्याकरण में, कौन कौन सी लिख देते हैं। हमारे पास एक तो फोन है ना, फोन में क्लास लेनी पड़ती है, इससे थोड़ी दिक्कत है, इससे अंगूठे से लिख नहीं पाते। लट लकार, लिट, फिर लुट, लट लिट लुट रिट, फिर लेट, फिर लोट। ये आपकी 5 लकार हो गई, 6 लकार आपकी। लट लिट लुट रिट लेट और लोट। तो लट में ल में क्या है? आ है, तो इसको अयुण क्रम से समझ लीजिए। ऐ उण, तो आ ई उ री ए ओ, ये 6 लकार क्लियर होगी कि नहीं? आपको लट लिट लुट लिट रेट, आपको लट लिट लुट रिट लेट लोट ऐसे रटने की याद नहीं है। आपको केवल अयुण याद होना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा पहला अकार आदि वाला है, दूसरा एकार वाला है, तीसरा उकार वाला है, चौथा री, फिर ए ओ, तो आ ई उ री ए ओ। अब समझ में आया? उसके बाद न वाले तो लंग लिंग लुंग और रिंग, है ना? तो लंग, इसमें आ है, लिंग ई है, लुंग ऊ है और रिंग री है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? अभी सबको स्पष्ट हुआ कि नहीं बताइए? आ ई उ री ए ओ, केवल इतना याद रखना है। अभी स्पष्ट हुआ कि नहीं बताइए? प्रवीणा जी, प्रीति जी, अभी समझ में आ गया कि नहीं? अमन जी, अभी पूरा समझे आप लोग? जी, चलिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को धातुओं पे काम करना है, आप लोगों को धातु याद होनी चाहिए। आज से 1 महीने बाद हम आपसे धातु पूछेंगे कि ये मान लीजिए ऐधत किस लकार के किस वचन में बनती है, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमें वो बता पाएंगे। बता पाएंगे कि नहीं? आपका 3 प्रश्न हम आपको आज बोनस दे रहे हैं। आप ये धातु याद कर लीजिए। कैसे याद कर लीजिए? 10 दिन है, मतलब 1 महीना है आपके पास, दो 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 कर करके आप बांट लीजिए। तो आप लोग इसको, एक धातु को 10 दिन में जो है एक बार पढ़ेंगे, फिर अगले 10 दिन में पढ़ेंगे, फिर अगले 10 दिन में पढ़ेंगे, और अंतिम 5 दिनों में इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, तो आपको ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हम आपसे आशा रखते हैं आप सबसे कि जो है आज से 1 महीने बाद आपको ये धातुएं याद हो जाएंगी। आशा को पूरा करेंगे कि नहीं बताइए? बिल्कुल, अरे वाह। लट लिट आ ई उ है ना, पहले ई के बाद उ आता है, फिर री आता है।
आ आई उण रिल रिक, तो आ ई उ री जी, तो थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो गया है। यहां तक क्लियर है कि नहीं धातुओं तक? तो ये सुबंत हो गए, ये हलंत हो गए, तिङंत हो गए, तो ये दो चीजें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद समास और अपत्याधिकार। समास में से भूला भटका एक प्रश्न आता है, मत्वर्थीय में से भूला भटका एक प्रश्न आता है। तो इसको बस एक बार आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आपका क्लियर हो जाएगा। समास में से एक सबसे पहला जो केवल समास है, अव्ययी भाव, यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस बार आए थे यथा के चार अर्थ, कौन कौन जानता है कि यथा के चार अर्थ कौन से हैं? इस बार आया था ना यथा के चार अर्थ। बताइए, यथा के चार अर्थ खुशबू जी आप जानते हैं? भाग विक्रम से बताइए। आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, व्याकरण छोड़ रखा है तभी हमारी नैया डूबी। तो नैया को संवारने के लिए व्याकरण जो है आपका सबसे बड़ा चप्पू है। कोई बात नहीं। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, ये यथा के चार अर्थ हैं। इन्हीं चारों के उदाहरण क्रम से मिलाने के लिए आए थे। आप लोग याद कर पा रहे हैं कि नहीं प्रश्न इस बार जो आया था? प्रीति जी आप याद कर पा रहे हैं कि नहीं? योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, तो ये आपका समास का उदाहरण है। आपका सही हुआ है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं कुछ बुझिए आप ये वाला प्रश्न पढ़ा है आपने? गलत हुआ है। तो ये गलत क्यों हुआ है कि केवल हम जो कह रहे हैं केवल समास और अव्ययी भाव समास में से लगभग ज्यादातर प्रश्न इन्हीं दो में से आ जाते हैं। कभी कभार तत्पुरुष और बहुव्रीहि पर जाता है मामला। बिल्कुल, अमित दीक्षित जी लिख के भेज दिए, योग्यता, वीप्सा, पदार्थानुवृत्ति और सादृश्य, यही इस बार आया था क्रम मिलान के लिए। पिछली बार आया था अम भाव करने वाला एक सूत्र है, नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, इसका पूछा गया था ये सूत्र क्या करता है। तो जो लोग पढ़ा रहेगा कि अम भाव करता है पंचमी को छोड़ करके, तो उसका सही हो जाएगा। तो हम हमारा कहने का आशय है कि केवल समास और अव्ययी भाव समास को तो आप घोट के पी जाइए, ये इन दोनों जगह से खूब ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनता है। तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व में से कभी कभार भूला भटका प्रश्न आता है। इसी प्रकार मत्वर्थीय में भी भूला भटका प्रश्न आता है, पर बार बार फिर यही कह रहे हैं कि छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। उसके बाद प्रत्ययांत। प्रत्ययांत में से एक से दो प्रश्न हमेशा हर बार आते हैं। व्याकरण करा दीजिए अच्छे से। व्याकरण क्या करे, सबसे पहले व्याकरण ही शुरू करें क्या? सबकी अगर सहमति है तो सबसे पहले व्याकरण ही शुरू करेंगे। पहली यूनिट सामान्य यूनिटें करवा करके सबसे पहले व्याकरण शुरू की जाए। पहले हम सोच रहे हैं एक बार सामान्य यूनिट सारी करा दें, उसके बाद व्याकरण यूनिट की जाए। बताइए कि या फिर व्याकरण ही सबसे पहले शुरू करें? व्याकरण से ही शुरू करें। आप लोग सभी लोग हम आज पोल डाल देंगे, उस पोल में अपना अपना मत दीजिएगा। तो जिसका मत जो है सर्वमान जो बहुमत होगा उससे क्रियाक्रम शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये जो प्रत्ययांत हैं, निजंत, सन्नंत, यंगलोंगंत, यंगंत और नाम धातु, यहां से हमेशा एक से दो प्रश्न आते हैं और सबके वो हम गलत होते हैं। पिछली बार बच्चों को इतना ढंग से पढ़ाए थे, ढंग से कराए थे, तब भी ज्यादातर लोग गलत कर दिए। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद कृदंत से एक दो प्रश्न आ जाते हैं। एक बार प्रश्न आया था, इन प्रत्ययों को मिलान कीजिए। ज्यादातर प्रश्न आता है चार, इस बार भी आया होगा कि चार जो है उदाहरण दे देगा, इसमें पूछेगा यत प्रत्यय कौन सा है, नियत प्रत्यय कौन सा है, क्यप कौन सा है, सत्री सानस इत्यादि। ज्यादातर यत, नियत और कृप से आते हैं। तो इनका आपको समझने का बता दें, नियत प्रत्यय आपको जहां भी होगा ना, वहां पर आपको आदि में वृद्धि दिखाई देगी। जैसे कार्यम, धार्यम, क्री धातु से नियत प्रत्यय होकर के कार्यम बनता है, रिहलोर नियत से नियत प्रत्यय होता है। तो क्री धातु ऋकारांत है,
तो रिहलोर ण्यत से ण्यत प्रत्यय होगा, णित होने के कारण एक तद्धिते चामादेय ये सूत्र है वो आदि एच को वृद्धि कर देता है। तो जहां पर भी ण्यत प्रत्यय होगा वहां पर भी आपको आ दिखाई देगा, बड़ा ई दिखाई देगा, आर दिखाई देगा। जैसे कार्य में कार दिखाई दे रहा है ना, आ दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? छत्री आया हुआ था तो छत्री भी कराया जाएगा आपको, पर ज्यादातर जो है यहाँ से यत ण्यत कब से पूछा जाएगा। छत्री सानच त्वा इत्यादि से भी, त और तत्वतु से भी कभी कभार आ जाता है। उसके बाद स्त्री प्रत्यय, इस बार भी स्त्री प्रत्यय से एक रूप आया था, ज्यादातर आता है स्त्री प्रत्यय में गीप गीश गीन। उदाहरण आपको दे दिया क्योंकि उसमें केवल ई दिखाई दे रहा है कि किसमें गीप है, किसमें गीश है, किसमें गीन है। तो गीप प्रत्यय करने वाले लगभग 5-6 सूत्र हैं बस, ज्यादा से ज्यादा 8 सूत्र होंगे। उन 8 सूत्रों को ढंग से समझ लीजिए। गीन प्रत्यय करने वाले एक ही 2 सूत्र हैं, सारंगरवाद्यो गीन, तो सारंगरवी ब्राह्मणी वैदी इत्यादि बनता है उसमें। तो गीन प्रत्यय करने वाले 2-3 सूत्र हैं और गीप प्रत्यय करने वाले 8 सूत्र हैं, बाकी सब गीश वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, गीप और गीन वाले ढंग से याद कर लेने हैं, बाकी छोड़ देने हैं। तो आपको इनमें से 8 में से कोई है तो गीप है, इन 2 में से तो गीन है, नहीं है इनमें से कोई है तो गीश है। समझे आप लोग? तरीका बता रहे हैं कि कम मेहनत में ज्यादा प्रश्न कैसे सही किया जा सकता है। जी। उसके बाद कारक प्रश्न एक प्रकरण ऐसा है जिससे हमेशा प्रश्न आता है, इस बार भी आया था। और 2-3 मुख्य प्रकरण है कारक में जहां से लगातार प्रश्न आता है। एक तो वो त्वा कर तुमुन वाला प्रकरण है जहां पे तुमुन प्रत्यय का विधान होता है, तुमुन के अर्थ में क्रिया होती है। और एक वाला है एक सूत्र याद नहीं आ रहा है वो, अरे जिसमें वो बनता है छात्रेषु मैत्रः पटु, और कृष्ण गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, वो कोई सी अर्थ निबंधना ये कारक से ही है। वो जो हम बताना चाह रहे हैं वो बताइए। अकथितम च में आता है अर्थ निबंधना यम संज्ञा, ये पंक्ति तो कोई याद आ रहा है? कृष्णासु गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, ये किस सूत्र का उदाहरण है? गुण कर्म क्रिया यदृच्छा, गुण कर्म क्रिया ऐसे कुछ करके आता है ना, 4 अर्थों में होते हैं। जाति गुण क्रिया संज्ञा, जाति गुण क्रिया संज्ञा में होता है ना यतस्य निर्धारणम। हाँ, यतस्य निर्धारण एक सूत्र है, यहां से हमेशा 2-3 बार लगातार वो प्रश्न देखा जा चुका है। यतस्य निर्धारणम में जाति गुण क्रिया और संज्ञा, तो जाति में बनता है नरेशु ब्राह्मणस, ऐसे कुछ करके, मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, या फिर मनुष्येषु ब्राह्मणेषु मैत्रः पटु, ऐसे करके बनता है। तो जाति गुण क्रिया संज्ञा, यहाँ पे 4 उदाहरण बनते हैं। जब कारक पढ़ाएंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा। कारक पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका आत्मनेपद परस्मैपद विधान। ये आसान टॉपिक है, इसको आप 2 बार ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें से पूछ लेता है क्या कि जो है सूत्र दे देगा 4 और उदाहरण दे देगा कि इन 4 इस उदाहरण में इनमें से किस सूत्र से आत्मनेपद का विधान हुआ है। तो एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा क्लिष्टता नहीं है। उसके बाद महाभाष्य में क्या है, शब्द की परिभाषा, शब्द और अर्थ का संबंध। एक बार इस महाभाष्य से प्रश्न आया था, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे किसका कथन है। तो ये वार्तिक है जिसके ऊपर महाभाष्यकार ने भाष्य लिखा है। तो ये सामान्य सी बात है, वार्तिक परिभाष्य किए गए हैं। तो वार्तिक परिभाष्य क्या है, जो वार्तिक है वो कात्यायन का ही होगा। ऐसा प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा उटपटांग सा। व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य प्रयोजन कितने हैं, प्रमुख मुख्य प्रयोजन कितने हैं, गौण प्रयोजन कितने हैं, उनका क्रम पूछ लिया जाता है। उनके अंदर से इस बार पंक्ति आई थी सारस्वती, जो गौण प्रयोजन है 10वें नंबर का, उसमें से इस बार पंक्ति आई थी। याद कर पा रहे हैं आप लोग? जी। तो यहाँ से प्रश्न आता है। उसके बाद वाक्य पदीयम से भूला भटका कोई प्रश्न आता है, हमेशा प्रश्न यहाँ से देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाती है आपकी साहित्य की सामान्य यूनिट, जो आपको व्याकरण के विषय में, आचार्यों के विषय में जानना है। क्या क्या भाष जो है कहाँ पैदा हुए थे, और जो है इनके माता का नाम, पिता का नाम, स्थान क्या था, इनके
आश्रय कौन थे, मतलब राजाश्रय सबका प्राप्त होता है ना, कि इस राज्य के कवि थे, वो राजाश्रय। प्रमुख ग्रंथ कितने थे, प्रमुख रूपक उपक कितने, 13 रूपक है ना भास के, तो इनके विषय में होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इनका क्रम, तो सबसे शुरू से लेकर के सबसे पहले साहित्यकार हुए भरत मुनि। तो भरत मुनि, भास, कालिदास, अश्वघोष, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, दंडी, भर्तृहरि, भामा, माघ, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, नारायण, वामन, आमन, आनंद, त्रिविक्रम, क्षेमेंद्र, बल्लण, कुंतक, भोज, मोहम्मद, कल्लण। इस प्रकार ये 30-35 आचार्य हैं। इनको भी आप पहाड़े की तरह रट जाइए। अगर आप पहाड़े की तरह इनको रट जाएंगे तो आपका 1 से 2 प्रश्न आपके हमेशा सही होंगे। 2 प्रश्न आपको यहाँ बोनस मिलेगा। हम बता रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न आएगा, तो आपको आपकी कमी कहाँ कहाँ हो रही है, ये चीजें आप लोग समझ लीजिएगा अभी। उसके बाद काव्य शास्त्र में भी इस बार आया था शायद इनको मिलान करने के लिए, तो रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। उसके बाद का पाश्चात्य काव्य शास्त्रों में अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे। इस बार थोड़ा सा हट के प्रश्न आ गया था कि अरस्तु के काव्य शास्त्री ग्रंथ के अध्याय पूछ ली था, पर ऐसे प्रश्न आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं। पर 5 प्रश्न ऐसे मान करके चलिए कि ऐसे आएंगे कि जो आपको ना तो कभी देखे सुने होंगे, तो उनके लिए अपने मन में पहले से तैयार रहना है कि हमारा कंपटीशन जो है दूसरे पेपर में 95 प्रश्नों पर है, तो 95 में हमको 85 करना है। और फर्स्ट पेपर में हमें 50 प्रश्नों में से कम 25 प्रश्न जो है करने हैं। तो इधर आप 25 से 30 प्रश्नों का टारगेट रखिए, उधर 80 से 90 के बीच में टारगेट रखिए, तो आपके आराम से जो है 80 और 25 हो जाएंगे, तो आप 105, 106, 108 पर पहुंच जाएंगे, तो आप अपना जेआरएफ सुनिश्चित कर लेंगे। बड़े वाह। जाति गुण क्रिया संज्ञा, बिल्कुल। नृणाम ऋषुवा ब्राह्मणा श्रेष्ठ, गवाम गोसुवा कृष्णा बहुक्षीरा। क्रिया में गच्छताम गच्छत्सुवा धावन शीघ्र, संज्ञा में छात्राणाम छात्रेषु मैत्र पटु। तो यतश्च निर्धारणम ये सूत्र करता है। तो नृणाम ऋषु व ब्राह्मणा श्रेष्ठ, तो जाति अर्थ में कर रहा है, तो माने मनुष्यों में, नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है जाति अर्थ में। और गुण अर्थ में गवाम गोसु व कृष्णा बहुक्षीरा, माने गायों में कृष्णा, कृष्णत्व तो क्या है, गुण है ना, तो गुण में संज्ञा हो रही है। और क्रिया में गच्छताम गच्छन्सुवा, माने जाने वालों में जो भागने वाला है वो श्रेष्ठ है, शीघ्र है, माने जल्दी जा रहा है। और संज्ञा में क्या है, छात्राणाम छात्रेषु वा, जो मैत्र नाम का छात्र वो पटु है, वो तेज है। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा लगभग मिलान के लिए देखा जाता है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आपका विशिष्ट यूनिट साहित्य का आ जाता है, तो इसमें समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ा यूनिट ये और व्याकरण का है, सबसे क्लिष्ट, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी। साहित्य में इतना प्रश्न जो है नहीं पूछा जाता है जितना ज्यादा ये बड़ा दे दिया है, क्योंकि यदि साहित्य के यूनिट कोई पढ़ने लग जाए आदमी, तो हमको लगता है साल भर में भी नहीं निपटेगा। तो इनको पढ़ना आपको कैसे है, बुद्ध चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। इन सब की पहले तो आप टीकाएं रट जाइए, इन सब की टीकाएं आपके पास मिल जाएंगी। अगर कहीं से कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है ना, तो एक काम करिए आप लोग, क्योंकि हमारे पास इतना काम है कि सब हम करेंगे तो आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। तो बुद्ध जैसे महाकाव्य हैं, तो प्रत्येक यूनिट की ना टीका एक जगह लिख ली, जैसे इस बार जीवातु टीका आई थी ना, इसी प्रकार मल्लीनाथ की जितनी टीकाएं या फिर अन्य जो टीकाएं, सभी महाकाव्य की टीकाओं को, जैसे कि रघुवंश बुद्ध चरितम की एक तरफ लिख लिए, उसी के साइड में रघुवंशम की लिख लिए, उसी के साथ में किरातार्जुनीयम की लिख लिए, उसी के साथ में शिशुपाल वधम, उसी के साथ में नैषधीयम। 5 महाकाव्यों की लगातार टीका लिख लीजिए। तो इनको पढ़ना कैसे है, एक बार तो 2-3 दिन लगेगा, या 2 या 3 दिन, ज्यादा नहीं है। 45 45 50 50 श्लोक है इनमें, ज्यादा श्लोक नहीं है। किसी एक आध में है 119 पर ज्यादा बड़े नहीं है। तो एक बार तो आप इनको मूल श्लोक पढ़ लीजिए, साथ साथ में उसका अर्थ पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ना है केवल ये। क्यों? क्योंकि आपके ये अवचेतन मन में एक बार जाकर के घुस जाए, आपको मान लीजिए अचानक दिखे, तो आप याद कर पाए कि यहाँ इसका ये अर्थ पढ़े थे। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को उक्तियां दे दी जाएंगी, आप उन उक्तियों का वाचन करिए। पर वाचन के साथ साथ आप जैसे कि उक्तियां पढ़ा, सदाम सद्भि संगा कथम पुण्य भवति, ऐसी उक्तियां पढ़ने के बाद आपको उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उनको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कहाँ से हैं। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या कीजिए,
उन उक्तियों को पढ़ते पढ़ते उसको तुरंत देख लीजिए कि इस महाकाव्य की ये उक्ति है, तो चलिए इसको देख लेते हैं किस श्लोक में है, उसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते चलिए। अगर जिसकी भी उक्ति आपको स्पष्ट ना हो, तुरंत उसका अर्थ देख लीजिए। इस तरह से महाकाव्य आपके तैयार हो जाएंगे। वही काम आपका नाट्य रूपकों का है। रूपकों का क्या करना है, एक बार इनका सारांश, कथासार केवल आप पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। यूट्यूब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूपकों की कथा सुनाते हैं। सामान्य तौर पे यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो चैनल यूट्यूब में किसी चैनल में जा करके आप लोग कहीं लिखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी, तो आपको कथा सुनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो एक बार आप इसकी जो है कथा रूप में इसको सुन लीजिए। उसके बाद प्रमुख प्रमुख पंक्तियों को अर्थ सहित समझ लीजिए। साहित्य में इतना ही जरूरी है। इस बार दश कुमार चरितम से गद्य भाग आया था, हम पिछली बार पढ़ा नहीं पाए, पर इस बार जो है दश कुमार चरितम, हर्ष चरितम, शुकनाशोपदेश और नलचंपू, इन 4 चीजों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नलचंपू से प्रश्न लगातार 2 बार से पूछे जा रहे हैं। तो नलचंपू पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश, ये तो आपके जो है सदाबहार यहाँ से प्रश्न आते हैं। अभिधा का लक्षण, व्यंजना का लक्षण, व्यंजना के भेद, काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन। यहाँ से काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु से हमेशा लगभग प्रश्न पूछ ले जाते हैं। काव्यम जैसे अर्थ कितने व्यवहार विधे, कभी आरोह पूछ लेगा, इस बार आरोह पूछ लिया, अगली बार अवरोह पूछ लेगा। इस बार अवरोह पूछ लिया तो अगली बार पूछ लेगा कि यश की प्राप्ति किसको हुई थी, धन की प्राप्ति किसको हुई थी। तो ये सब चीजें बिल्कुल ढंग से आपको पता होनी चाहिए। अलंकार में क्या है, अलंकारों में से प्रश्न, जी वाचन इनका इम्पोर्टेंट है, श्लोक का सीरियल आता है। हाँ, तो हम वही चीज बता रहे थे कि महाकाव्यों में जैसे कि क्या कीजिए ना, जितनी पुरानी उक्तियां हैं रूपकों में, महाकाव्यों में, तो उन उक्तियों के, मान लीजिए कामी सुताम पश्यति, ये पंक्ति है, तो ये पंक्ति जिस श्लोक में है ना, उस श्लोक को ढंग से पढ़िए। प्रश्न आजकल कैसे आ रहे हैं, पिछली बार जैसे आए थे कि एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसके 4 पद्य हैं, 4 भाग हैं, उनको आगे पीछे करके लिख दिया गया है, कहा जाएगा इसको पूरित कीजिए। ये जो पद्य आते हैं ज्यादातर वहीं से आते हैं जो उक्तियां पूछी जा चुकी हैं। तो उन उक्तियों के पूरे पूरे श्लोक आप लोग पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद अलंकारों में से प्रश्न आते हैं कि 4 अलंकार दे देंगे, उनके लक्षण दे देंगे, इनको मिलान कीजिए। तो अलंकारों के लक्षण आपको लगभग सबके याद होने चाहिए। यहाँ से ध्वन्यालोक से कभी कभार भूला भटका आ जाता है। वक्रोक्ति जीवितम में ज्यादातर शुरू आसानी प्रश्न आता है, वक्रता के भेद पूछ लेगा, और या फिर वाक्य वर्ण पद प्रत्यय, वाक्य पकड़ प्रबंध, 6 प्रकार की वक्रता है ना, तो पहली या दूसरी वक्रता के भेद प्रभेद मिलते हैं कुछ, उन प्रभेदों के क्रम पूछ लेगा। तो यहाँ से ज्यादा डीप प्रश्न नहीं आते हैं, यहाँ से 10-15 मिनट का खेल है बस। 2-3 बार ढंग से समझ लेंगे नोट्स के रूप में, तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा। नाट्य शास्त्र में इस बार जो है 4 प्रकार के जो ततः अवनद घन ताल, 4 प्रकार के जो आतोद्य है ना, वहां से इस बार प्रश्न आया था, याद कर पाएंगे, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? ततः तंत्रम घरा पौष्करम आया था ना इस प्रकार का प्रश्न एक। तो ये 4 प्रकार के जो आतोद्य है वहां से प्रश्न आया था। तो नाट्य शास्त्र और 10 रूपक, ये आपके 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये दोनों टॉपिक जरूरी हैं। तो जैसे कि पिछली बार पूछ लिया था 10 रूपक में क्या, मुख संधि के भेद पूछ लिया था। तो मुख संधि के जो भेद हैं, उपक्षेप, परिकर, परिन्यासो, विलोभनम, ऐसे जो भेद है ना, तो इस बार पिछली बार मुख संधि के पूछ लिया था, अगली बार हो सकता है प्रतिमुख संधि के पूछ लिया था। और जो सात्विक भाव हैं उनके भेद पूछ लेता है। और जो रस हैं 9 प्रकार के, 8 प्रकार के जो रस हैं, उनके देवता, रंग, रस के, रसों के स्थायी भाव, उनके देवता, उनके रंग, ये पूरा चार्ट है। इस चार्ट को रट लीजिए। जैसे कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, और रतिहास्य शोकश्च स्थायी रतिहास्य शोकश्च क्रोधोत्साहो भय तथा जुगुप्सा विस्मय चेति स्थायी भाव प्रकीर्तिता। और रंग का रट लीजिए, जो है श्याम, श्वेत, कपोत, रक्त, गोर, कृष्ण, नीलपित, देवता रट लीजिए, विष्णु, प्रमथ, यम, रुद्र, विष्णु, प्रमथ, यम, रुद्र, इंद्रकाल, महाकाल, ब्रह्मा। इस प्रकार आप 2-4 बार आप वाचन कर लेंगे ना इन सबका, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद ऐसा नहीं है कि एक बार आपने याद हो गया तो छोड़ दिए, तो आप उसको लगातार बार बार आप करते रहेंगे, तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बताइए।
यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं? बताइए भाई आप लोग। निशा जी आप तो पहले ही JRF हैं, और लोग जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए जरूरी है। उसके बाद छंदों में देख लीजिए, छंदों के आपको लक्षण आपको इतना ढंग से पता हो कि कोई भी लक्षण आ जाए तो आप उसका उदाहरण लगा पाए। छंदों के लक्षण आपको पता होने चाहिए और उनको घटाना आना चाहिए। तो जैसे अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेम सर्वत्र लघु पंचमम। तो माने कहने का आशय ये है प्रत्येक छंद का लक्षण और किसमें कितने अक्षर हैं, कितने कितनी मात्राएं, ये चीज पता होनी चाहिए। क्रम आते हैं कि आपको 4 छंद दे दिया जाएगा, कहा दिया जाएगा इसको जो है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद 9वीं यूनिट देख लीजिए, सामान्य यूनिट है आपकी धर्मशास्त्र की। तो रामायण महाभारत पुराण ये 3 चीजें जरूरी हैं। तो रामायण का आप क्या करिए, रामायण की विषय वस्तु से काफी प्रश्न इस समय आ रहे हैं। आप लोग गूगल पे जाकर के लिखिए रामायण। तो जब रामायण आ जाएगा तो रामायण की पुस्तक के आगे ना शुरुआत में विषय सूची होती है कि नहीं? तो उस आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें भी काफी विषय वस्तु है, पर आप वहां से पढ़ेंगे ना तो मान लीजिए नोट्सों में कई चीजें छूटती हैं, तो यहाँ से आपका सब कवर हो जाएगा। आवाज आ रही है कि नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? अच्छा स्क्रीन नहीं है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? तो इसी प्रकार आपको रामायण का करना है, उसी प्रकार महाभारत का विषय वस्तु पढ़ लेना है। क्योंकि समय आपके पास अभी पर्याप्त है, तो पर्याप्त समय होने के कारण आप लोग पढ़ सकते हैं अभी। तो रामायण महाभारत का, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके पास पुस्तक हो, तो गूगल पे जा करके विषय वस्तु में से जो कोई भी पुस्तक उठाते सामने विषय वस्तु है कि प्रथम अध्याय में प्रथम कांड में ये चीजें हैं, तो उनको पढ़ लीजिए ढंग से। थोड़ा समय लगेगा उसमें ज्यादा, पर रामायण का ऐसा हो सकता है तो पढ़ लीजिए अगर कर पाए तो। ना कर पाए तो आपको दिया जाएगा वो काफी पर्याप्त है। दूसरा जरूरी चीज है रामायण के आख्यान। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछ लिया जाता है, गंगावतरणोपाख्यान, उमा हेमवती, ये अल्योद्धार आख्यान किस कांड में है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। और दूसरा रामायण में कितने कांड है, रामायण का विभाजन, और कुछ प्रमुख प्रमुख उक्तियां। जैसे इस बार आया था ना कि तम जो एक बार आया था कि जो है वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस नदी के किनारे पर की थी, तमसा है। तो शुरू के 2 4 6 श्लोक आपको जब करा दिए जाएंगे तो आप ये सब प्रश्न जो है सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार रामायण है, रामायण के प्रमुख आख्यान, रामायण के जो प्रमुख वो है ना पर्व, 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों का क्रम आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल पहाड़ी की तरह। आदि सभा वन, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, आदि सभा वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री शांति, इस प्रकार 18 पर्वों का आपको नाम याद होना चाहिए। प्रीति जी, प्रवीणा जी, आपको याद है कि नहीं? 18 पर्वों का नाम आप लोगों को याद है कि नहीं? बिल्कुल। तो वहां से प्रश्न हमेशा आता है। उसी प्रकार पुराण पे आ जाते हैं। पुराणों में क्या है, कई पुराणों में क्या है कि पुराणों की परिभाषा मिलती है, पुराणों के लक्षण मिलते हैं। तो भागवत पुराण में पुराणों के 5 लक्षण भी हैं, 10 लक्षण भी है। वो तो पुराण जब पढ़ाएंगे तो सब बता दिया जाएगा। तो पुराणों के लक्षण, पुराणों की परिभाषा, किस पुराण में पुराण की क्या परिभाषा दी गई है, ये चीज जरूरी है। उसके बाद पुराणों के लक्षण कौन कौन से हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है। पुराणों के प्रमुख आख्यान, महाभागवत, ये जो भागवत पुराण है वहां से काफी प्रश्न आते हैं। तो भागवत पुराण की टीकाएं, भागवत पुराण का विभाजन, ये सब चीजें करनी है। फिर प्रमुख स्मृति, अर्थशास्त्र, लिपि इत्यादि का ये तो विशिष्ट यूनिट में भी कवर हो जाएगा।
उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें जो पहला विनयाधिकारिक प्रकरण है उसमें 18 प्रकरण हैं। उन 18 प्रकरणों के नाम और जो 15 अधिकरण विनयाधिकारिक इत्यादि 15 अधिकरण हैं उनका अधिकरणों के नाम, ये दो चीजें इसमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। उसके बाद इसमें से कुछ ये 3 यूनिट ऐसी हैं, यहां से प्रश्न आते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ही आप उनको सही कर पाएंगे। अगर आप सोचे नोट्स इत्यादि से पढ़ के हम वो प्रश्न सही कर ले जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो 1-2 बार इनको आप ढंग से पढ़िए, उसके बाद लगातार वाचन करते रहिए, तो यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बिगड़ेंगे। तो ये चीजें आपकी ढंग से कराई जाएंगी। उसके बाद अभिलेखों का आ जाइए। अभिलेखों का जो है ऐसा चीज है कि अभिलेखों को आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आप इसको कवर नहीं कर सकते। तो अभिलेखों के हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स हैं 8-10 पेज के, जिन्हें आप पढ़ने से ही आपके, अगर मान लीजिए 10 प्रश्न अभिलेख से आते हैं तो 7 प्रश्न उन 10 पेजों को पढ़ने से आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं, किस तरीके से क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो अपने दिन का जो है आपको विभाजन करना है 3 भागों में। तो पहला जो भाग है वो वाचन भाग है। जैसे आप लोगों ने सूक्त, उपनिषद, हेत्वाभास, व्याकरण, साहित्य, अभिलेख, ये टॉपिक हमें बहुत खतरनाक लगते हैं और हमें लगता है कि हमारा यही जेआरएफ रुका हुआ है। लगभग हमको लगता है कि सबके यही टॉपिक्स होंगे हमारे अनुसार, हमको जो, क्योंकि हमारे भी यही थे, लगभग सभी की कमियां यही होंगी। जिन जिन को लगता है कि उनकी कमियां यही हैं, हाथ अपना उठा दीजिए तो एक बार। थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। बताइए इनमें से, ऐसा करिएगा आप लोग अपना अपना लिख करके हमें ग्रुप में भेज दीजिएगा। इनमें से बताइए आप लोगों को किस किस में कमी है। सभी ये जो टॉपिक्स इन्होंने भेजे हैं सबके ये कमजोर हैं कि केवल इन्हीं के कमजोर हैं, बताइए। सूक्त, उपनिषद, हेत्वाभास, व्याकरण, साहित्य और अभिलेख। प्रवीणा जी, प्रीति जी, बताइए आप लोगों को भी इन टॉपिक्स में दिक्कत है? तो इनका हम तरीका आपको बताएंगे। सूक्तों का हम आपको बता ही दिए हैं कि सूक्तों को एक बार पढ़ करके केवल वाचन, हर 10-15 दिन में सूक्तों का वाचन आपका हो जाना चाहिए, 2 बार, 1-2 बार। उपनिषदों को क्या करना है, ईश, केन और कट को आपको इतना ढंग से पढ़ा दिया जाएगा कि वहां से उक्ति आपकी बिगड़ेगी नहीं। और बृहदारण्यक और छांदोग्य जो तैतरीय उपनिषद है, इनमें से जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनको आपको करा दिया जाएगा। हेत्वाभास 3 ग्रंथों में मिलता है, मुक्तावली में, तर्क संग्रह, तर्क भाषा। तो तीनों ग्रंथों के हेत्वाभास को आपको क्लियर करा दिया जाएगा। व्याकरण आपको पूरी पढ़ाई जाएगी। साहित्य में क्या है, साहित्य में मुख्य लोगों को दिक्कत होती है उक्तियों से, तो उक्तियों का हम आपको तरीका बता दिए और स्वयं भी आपको उक्तियों की तैयारी कराएंगे। उसके बाद अभिलेख का आप हमको बता दिए कि 10 पेजों में लगभग अभिलेख का हमारे पास मैटर है, वो आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसका निराकरण समझ में आएगा कि नहीं, किस प्रकार इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। हम बता रहे थे कि अपने दिन को 3 भागों में विभाजित कीजिए। तो पहला भाग जो रहेगा उसमें केवल आपको वाचन करना है। मान लीजिए अभी से अगले 2 महीने आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो दिन के जो पहले 2 घंटे हैं उनमें केवल आप वाचन करिए। तो जैसे कि आप प्रत्येक विशिष्ट यूनिट से एक एक चीजें उठा लीजिए। मान लीजिए डे 1 में क्या करना है आपको, यहां से आप उठा लीजिए एक संवाद सूक्त, 3 सूक्त, उसके बाद कुछ उपसर्ग ले लीजिए एक टॉपिक, और इधर से ले लीजिए मान लीजिए सांख्य कारिका और आपका मुक्तावली, इधर ले लीजिए पाणिनि शिक्षा, और इधर ले लीजिए आप मान लीजिए 3-4 सुबंत के पद ले लीजिए, और 3-4 धातुएं ले लीजिए, और एक स्त्री प्रत्यय ले लीजिए, और जो है इधर ले लीजिए आप एक महाकाव्य ले लीजिए। थोड़ा सा गद्य भाग पढ़ने, गद्य भाग रहने दीजिए, महाकाव्य की क्योंकि वाचन का केवल है ना। और 3 या 4 अलंकार ले लीजिए, और मनुस्मृति का एक अध्याय ले लीजिए।
इतना आप वाचन आपका लगभग 1.5-2 घंटे में, 2.5 घंटे में आपका इतना वाचन हो जाएगा। इस प्रकार से डेली डेली बांटना है आपको स्वयं अपनी सहूलियत के अनुसार। हम बंटवाएंगे तो अपने हिसाब से बंटवाएंगे क्योंकि हम इतना कर पाएंगे, पर आपकी योग्यता, आपका जो है आप कितना कर पाएंगे वो आप जानते हैं ना। तो हम तो जान नहीं पाएंगे कि आप लोग कितना पढ़ पाएंगे एक बार में कितना, क्योंकि शुरुआत में अगर वाचन नहीं करते आ रहे हैं आप लोग तो शुरुआत में वाचन करने में थोड़ा समय लगेगा। तो अपने अनुसार आप वाचन का बांट लीजिए। और ये बांटना, जैसे आज रात को आप बांट लीजिए कि हमें ये चीजें वाचन करनी है, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक नहीं रुकना है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? जो रणनीति आपको बता रहे हैं, अच्छा आपका इंजन कम सीसी का है तो आप धीरे धीरे चलाइए। लोगों को 2 घंटे लग रहे हैं, आप 3 घंटा दीजिए। हम जो कहना चाह रहे हैं कि पहले दिन ही, आज रात में ही आप अपना बांट लीजिए कि हमें कल सवेरे उठ करके ये टॉपिक्स, प्रत्येक यूनिट का एक एक टॉपिक, आधा आधा टॉपिक उठा लीजिए, ये हमें वाचन करना ही करना है। उसके बाद दूसरा जो दिन का भाग है उसमें किसी विशिष्ट चीज को पढ़िए। मान लीजिए आपको किसी साहित्य के रूपक में परेशानी है, तो मान लीजिए 10 कुमार चरितम का आपने गद्य उठा लिया, 2 पैरा आपने पढ़े, उनका अर्थ पढ़ा। उसके बाद क्या किया, मान लीजिए जो है व्याकरण का, मान लीजिए हमने कोई क्लास में पढ़ाया, वो उसमें आपको रिवीजन करना है उसका। मान लीजिए स्त्री प्रत्यय पढ़ा तो स्त्री प्रत्यय को खुद से समझना है। और जो रात वाला भाग है, रात वाले भाग में आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करने हैं, पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करने हैं। और आपको जैसे कि ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का कुछ समय चीजें पढ़नी है ना। कौटिल्य अर्थशास्त्र है, महाभारत है, और आपका ये पुराण के रिलेटेड है, रामायण के रिलेटेड है, और छंद समझने हैं। ये सब चीजें रात को करनी है। तो मतलब थोड़ा सा आपको वो करे, कुछ धर्मशास्त्र का, कुछ गुण संबंधी जो है आपके संस्कार भी विकसित करे। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? सुबेरे वाचन, दिन में कोई विशिष्ट चीज पढ़नी है, और शाम को अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसी कोई चीज समझने वाली। समझ में आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? दिन के 3 भागों को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। सभी को आज का, सभी के लिए सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए एक बार। आपको जब पढ़ाया जाएगा तो सब चीज की ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे इस बार भी आया था ना, जैसे उदाहरण के तौर पे वो है ना, नहीं केवल वाचन, कल जो है हम कोशिश करेंगे कि एक वाचन की कक्षा ले पाए। हम आपको केवल बताएंगे कि वाचन करना किस प्रकार से है, ठीक है। कल सुबेरे वाली कक्षा केवल वाचन की होगी, कि उसमें केवल बताया जाएगा कि वाचन कैसे करना है। तो सुबेरे हम बता देंगे कितने बजे कक्षा होगी, केवल वाचन की कक्षा होगी सुबेरे। आप लोगों को बताया जाएगा केवल कैसे वाचन होगा। और शाम वाली कक्षा में जो होगा, आप लोग जो हम पोल डालेंगे उसमें बता दिएगा कि क्या शुरू किया जाए। तो समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को आज का? बताइए। कल हम वाचन करके आप लोगों को बताएंगे कि वाचन कैसे करना है। हम उदाहरण के तौर पे बता रहे थे, जैसे कि वो है ना, प्रश्न आया था कि पूर्व की दिशा में भोजन करने से क्या होता है, पश्चिम की दिशा में, उत्तर की दिशा में, दक्षिण की दिशा में भोजन करने से किसकी वृद्धि होती है। तो हर चीज की जब आप पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को ट्रिक के अनुसार आपको याद करा दिया जाएगा। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं हैं। पिछली बार प्रश्न आया था मिलान के लिए, तो आ, ल, स और य, आलस्य। पूर्व में भोजन, पूर्व की दिशा, मनुस्मृति का प्रश्न है ये, एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोगों को समझाया जाएगा। तो पूर्व की तरफ दिशा कर, पूर्व की दिशा में भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की दिशा में भोजन करने से लक्ष्मी माने श्री की वृद्धि होती है। उत्तर की दिशा में भोजन करने से सत्य की वृद्धि, और दक्षिण की दिशा में य माने यश की प्राप्ति। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आ, ल, स, य। समझ में आया कि नहीं? तो पूरा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को ये वाला टॉपिक? आलस्य वाला कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया, किस किस को नहीं आया ये बताइए।
आ गया ना? तो इस तरीके से आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा तो इस तरीके से सब चीजें तैयार करा दी जाएंगी। बाकी कल सवेरे कक्षा में 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी होगी, उसमें आपको वाचन केवल करके बता दिया जाएगा कि वाचन किस प्रकार करना है। तो सवेरे थोड़ा जल्दी कक्षा लेंगे और हो सकता है कि कल शाम को कक्षा ना हो पाए। एक चीज और बता रहे हैं आप लोगों को, परसों से मतलब आज 10 तारीख है ना,